Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Fahid, and today I am going to teach you some important सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तीन लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये भी इसका पार्ट बनता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अगर आपने पहला लेक्चर देखा आपको सीधे समझ आएगा किन किन स्कीम्स को मैंने वहाँ पर मेंशन किया है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसके बेसिस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वही सर्च टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर सारी पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेगा। फुल कोर्स लेने के लिए आपको WS अकेडमी डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप इसको जो हैं फुल कोर्स देख सकते हो। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GS हो, जो भी आपको देखना होगा आप देख सकते हो। आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन। I am presenting this lecture series for WS Academy, one of the best platform for quality education. Blue Revolution की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। It refers to the time of intense growth of the worldwide aquaculture industry for the mid 1960s to the present day. ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड बनाना, उसको ग्रो करना, ये इस स्कीम के जरिए से बताया जाता है। इसका मतलब इट रेफर्स टू द टाइम ऑफ इंटेंस ग्रोथ। किसका ग्रोथ? वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को फ्रॉम मिड 1960 से एट प्रेजेंट तक ये देखने को मिल रहा है इसमें। मतलब मेरा शॉर्ट में यही कहना है कि ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है ये फिशरीज के रिलेटेड है। The aquaculture industry has been growing at an average rate of 9% a year and India is one of the fastest growers. जो aquaculture industry जो देखने को मिल रहा है उसकी ग्रोथ एवरेज रेट 9% से बढ़ रही है, और इंडिया जो है ये फास्टेस्ट ग्रोअर में से माना जाता है। किसमें? एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में। In other words, the rapid increase in the production of fish and marine production through a package program is known as blue revolution. ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फिश जो है इसका जब इंक्रीज होता है, रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश, जो फिश की प्रोडक्शन हम करते हैं और जो मरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, जो पानी से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, थ्रू ए पैकेज प्रोग्राम, उसको नाम दिया जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। तो शॉर्ट में इन शॉर्ट याद रखोगे, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। द ब्लू रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगन इन चाइना, पहले ये चाइना में स्टार्ट हुआ है। वायर फिशिंग इज एन एंशिएंट एक्टिविटी, जहां पर फिशिंग को एज एन एंशिएंट एक्टिविटी के तौर पे लिया जाता, मतलब स्टार्टिंग से ही वहां पर फिशिंग को अडॉप्ट किया जाता था। चाइना अकाउंट्स फॉर अराउंड 1/2 ऑफ द टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। जो भी एक्वाकल्चर पूरे वर्ल्ड में होता है उसमें से 2/3 दैट इज 66% चाइना से हो रहा है। अरे बात समझ, ये आपको याद रखना, मतलब हाफ ऑफ द मार्केट जो है चाइना ने कवर किया है रिलेटेड टू द फिशरीज के रिलेटेड, या आप बोल सकते हो एक्वाकल्चर के रिलेटेड। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? क्वेश्चन हमें यहाँ से बनता है कि ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया जो स्टार्ट हुआ है, ब्लू रेवोल्यूशन, इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 7th फाइव-ईयर प्लान दैट वेंट फ्रॉम 1985 से लेकर 1990, ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जब 7th फाइव-ईयर प्लान चल रहा था इंडिया में, उस टाइम इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और उसके बाद ये कब तक रहा है आपको बना 1985 से लेकर 1990 तक जो है ये ब्लू रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? जो 7th फाइव-ईयर प्लान रहा है, इसी में इसी टाइम पीरियड के गैप में ब्लू रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग द 8th फाइनेंशियल ईयर, 5-ईयर प्लान में 1992 से लेकर 87 के आसपास जो रहा है, मतलब ये 5 साल का गैप, द इंटेंस मरीन फिशरी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच कोलैबोरेशन विद MNCs वाज इनकरेज्ड। फिर 8th फाइव-ईयर प्लान आया, इसमें इंटेंसिव मरीन फिश प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, फिश प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया जिसको कोलैबोरेट किया गया किसके साथ? MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज को इनकरेज किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? फिश हार्बर्स इन ट्यूटिकोरिन एंड पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर वायर एस्टेब्लिश। उसके बाद फिशिंग हार्बर्स बनाए गए हैं। ट्यूटिकोरिन एक जगह है, पोरबंदर एक जगह है, ठीक है, गुजरात में, विशाखापट्टनम साउथ में, कोची, पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर हमने क्या किया है? फिशिंग हार्बर्स को जो है डेवलप किया गया। ए नंबर ऑफ research centers have also been set up to increase the production as well as to do improvement in species। ठीक है, फिर रिसर्च सेंटर्स भी बनाए गए हैं जिसमें क्या किया गया है?
जिसमें जो प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाया गया है। ए नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स हैव आल्सो बीन सेटअप, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स को भी सेटअप किया गया है। क्यों सेटअप किया गया? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एज वेल एज टू डू इंप्रूवमेंट इन स्पीशीज, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अगर पहले 5 टन या 1000 टन फिशरीज को किया जाता था, अब हम 1020 टन करेंगे या 1100 टन करेंगे, इस तरीके से, और स्पीशीज में भी हम इंप्रूवमेंट करेंगे। ये इस रेवोल्यूशन में बताया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक और स्कीम है इसी के साथ, इसको बोलते प्रधानमंत्री मत्स्य, ठीक है, संपदा योजना। दिस स्कीम इज एम्ड टू टर्न इंडिया इनटू ए हॉट स्पॉट फॉर फिश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें यह बताया गया इंडिया को एज ए फिशिंग हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसी, मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इसमें क्या किए जाएंगे? इंडिया को एज ए फिश हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। दूसरा, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। किसके जरिए से? प्रॉपर पॉलिसीज बनाई जाएगी, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी दिया जाएगा फिशिंग इंडस्ट्री को। विद द स्कीम द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग ऑल द फिशरमैन अंडर द एम्बेट ऑफ फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इस स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री मत्स्य, ठीक है, संपदा योजना, इस स्कीम के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज क्या करेगा? विल एस्टैब्लिश ए रॉबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क जनरेट किया जाएगा जिसको बोला जाएगा फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। दिस विल एड्रेस ए क्रिटिकल गैप इन ए वैल्यू चेन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ट्रेसिबिलिटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें सारी चीज़ें देखी जाएगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाएगा, मॉडर्न बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, ट्रेसेबिलिटी कहाँ कहाँ से हमें मिल रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी है एक एरिया में, पोस्ट हार्वेस्ट किस तरीके से इनको मैनेज किया जाएगा, क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, ये सारा कुछ इस स्कीम के तहत बताया जाएगा। अब इस स्कीम को मैं क्यों लेकर आया यहाँ पर? क्योंकि अगर आप ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो दैट ब्लू रेवोल्यूशन के रिलेटेड आपको स्कीम भी पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आपको पूछा जाएगा ये स्कीम किसके रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए ये एक्वेटिक फिशरीज के लिए, मतलब आप फिशरीज के लिए बोल सकते हो आप, या एक्वेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, या इसमें ये एम बताया गया कि इंडिया को एज ए फिशिंग हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक और स्कीम आई है जिसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एन एंडेवर इनिशिएटेड बाय नॉर्मन बोरलॉन्ग इन 1960। ग्रीन रेवोल्यूशन को किसने इनिशिएट किया है? आपको बोलना है नॉर्मन बोरलॉन्ग ने इसको इनिशिएट किया है, और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है? आपको बोला नॉर्मन बोरलॉन्ग। इट लेड टू हिम विनिंग द नोबेल प्राइज, और इसके ऊपर क्या मिला इसको? नोबेल प्राइज 1970s में फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन इसने किया है तो दैट उसके बाद इसको नोबेल प्राइज मिला है 1970s में। इसने क्या डेवलप किया? इसने पूरा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो थी उसको डेवलप किया है। कब? 1970s में। लेकिन ये सीड्स किसके थे? हाई यील्ड वेराइटीज किसकी थी? आपको बोलना है वीट की हाई यील्डिंग वेराइटीज थी, उसके बेसिस पे इसको नोबेल प्राइज दिया गया। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली लेड बाय एम.एस. स्वामीनाथन। इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन, जिसको बोलते फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, वो एम.एस. स्वामीनाथन है। द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन ए ग्रेट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में किस चीज़ को, किस प्रोडक्ट को, किस फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, आपको बोलना स्पेशली व्हीट और राइस की। Due to the introduction into developing countries of new high yielding variety seeds beginning in the mid 20th century, ये इंक्रीज कैसे हुआ, ये ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया इंडिया में? आपको बोलना ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है क्योंकि इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया है इंडिया में, जिसकी वजह से वीट और राइस की प्रोडक्शन जो है अच्छी खासी हुई है। इन दो फूड प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। क्वेश्चन है आगे और, इट्स अर्ली ड्रामेटिक, ठीक है, ड्रामेटिक सक्सेसेस वेयर इन मैक्सिको। ये जो सीड यहाँ पर यूज़ किया गया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस, इसको पहले मैक्सिको में जो है सक्सेस मिला है इस सीड का, एंड देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही सीड आया। The Green Revolution spreading over a period of 1967-68 to 1977-78। तो 1967 के आसपास, 1967 से लेकर 1968 के आसपास ये स्कीम जो है यहाँ पर रहा, ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ है। और उसके बाद 10 यहाँ से यहाँ तक 10 साल का गैप दिया हुआ है। इस 10 साल के आसपास यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको? बोला ग्रीन रेवोल्यूशन इस टाइम पीरियड में पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ है। जिन जिन एरियाज को बोला गया उन एरियाज में इसको कवर किया गया, ना कि पूरे इंडिया में नहीं, बट जिन एरियाज को बताया गया था उन एरियाज में इसको स्प्रेड किया गया।
changed India's status from food deficient country to one of the world's leading agriculture nation, जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, ये फूड डेफिशिएंट कंट्री थी, यहाँ पर फूड की किल्लत थी, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया उसके बाद ये फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गया। ठीक है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स आ गए इंडिया के पास। ऑब्जेक्टिव क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन की, ये जानेंगे हम यहाँ पर। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये थे, द रेवोल्यूशन वाज लॉन्च टू एड्रेस द इंडियाज हंगर क्राइसिस ड्यूरिंग द सेकंड 5 प्लान। जब सेकंड 5 प्लान आया था उस टाइम हंगर क्राइसिस जो थी, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए थे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या थे इंडिया के, जान लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको अच्छे तरीके से कवरेज हो जाएगी ग्रीन रेवोल्यूशन की। जनरली हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड टू है फूड ग्रेन्स के लिए, बस इतना ही छोड़ दो। और ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे, उतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स ओवरऑल एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रॉ मटेरियल। इनका लॉन्ग टर्म गोल ये था कि ओवरऑल एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, रूरल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी हमें, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और रॉ मटेरियल हमें चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को ग्रो कर। डेफिनेटली जब हमारे पास एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के बाद हम इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल्स निकलता है और उसके बाद इंडस्ट्रीज भी उससे ग्रो हो जाती हैं, तो रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। तो हर एक चीज़ इसमें कवर किया गया, ये लॉन्ग टर्म गोल था इनका। एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। डेफिनेटली जब आपके पास रॉ मटेरियल है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलता है, उसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके ही आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हो। जब आपने इंडस्ट्री तो बना ली लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, एग्रीकल्चर से कुछ नहीं निकलता, तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। इसलिए इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट तभी इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाएंगे। साइंटिफिक स्टडीज प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर प्लांट्स विच कुड विथस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड डिजीजेस। ये HYV सीड्स इस तरीके से यूज़ किए गए, जो भी प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, अगर कोई भी फ्लड आता है, कोई भी ड्राउट आता है, उस कंडीशंस में क्या करेंगे, ये सर्वाइव कर पाए। आरे बात में हाई टेम्परेचर से सर्वाइव कर पाए, कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाए, तो इनको बोला जाता है, ठीक है, रेजिलिएंट क्रॉप्स इनको बोला जाता है, जो टेम्परेचर का जो भी आपके पास जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं उनमें से जो ये विथस्टैंड कर सके। और अगर कोई भी पेस्ट डिजीज, कोई भी डिजीज फैल जाती है, उन डिजीज से भी ये क्या कर सके, बच सके। इस तरीके का साइंटिफिक स्टडीज को अडॉप्ट किया गया था। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्ल्ड की बात की, बाय स्प्रेडिंग टेक्नोलॉजी टू नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस एंड सेटिंग अप ऑफ मेनी कॉर्पोरेशंस इन मेनी एग्रीकल्चर एरियाज। जो भी क्या बोलते हैं इसको, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और बहुत सारे कॉर्पोरेशंस को भी सेटअप किया गया है। किन एरियाज में, एग्रीकल्चर एरियाज में। इंडिया की अगर बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर था यहाँ पर, चाइना की बात करें वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा था। तो इस तरीके से क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर वर्ल्ड में। आप बोलोगे कैसे, मैं बोलता हूँ कि हमें इन्होंने क्या किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है या टेक्नोलॉजी को स्प्रेड किया गया है इन नेशंस में जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी एक बनता है कि कौन कौन से क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है रेवोल्यूशन में, कौन कौन से क्रॉप्स जनरली जिन पे फोकस किया गया। आपको बोला मेन क्रॉप जो थे वीट, राइस, फिर जावर को भी लिया गया था, बाजरा को भी लिया गया था, मेज को भी लिया गया था। नॉन फूड ग्रेन्स भी लिए गए थे, नॉन फूड ग्रेन्स वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ न्यू स्ट्रेटजी। नॉन फूड ग्रेन्स को एक्सक्लूड किया गया था, उसको नहीं लिया गया। तो मेन क्रॉप्स आपको फूड क्रॉप्स ही रखना है याद, फूड ग्रेन्स ही रखने हैं याद। वीट और राइस को ही आप हाईलाइट करोगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेज को भी आप याद रखोगे। वीट रिमेन्ड द मेन स्ट्रीम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर ईयर्स। तो वीट जो है ये काफ़ी अरसे तक रहा है, काफ़ी टाइम तक रहा है, मेन फोकस इनका वीट ही रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता राइस को भी किया, मेज़, बाजरा और जवार को भी किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया की अगर बात करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। इन 1934 इंडिया सफर्ड फ्रॉम वर्ल्ड्स वर्स्ट रिकॉर्ड फूड क्राइसिस। 1943 में इंडिया में क्या हुआ है, फूड क्राइसिस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, जो कि वर्ल्ड्स वर्स्ट रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है इंडिया में, जो 1943 में द बंगाल फेमाइन हुआ है, विच लेड टू द डेथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल इन द ईस्टर्न इंडिया ड्यू टू हंगर। तो इससे क्या हो गया, कम से कम 4 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, कहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया में, हंगर की वजह से। बैकग्राउंड जब तक पता नहीं होगा तब तक आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी। तो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी तो आप फिर रटा याद करके जाओगे, जो आपका एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1974, 1947 until 1967 the government largely concentrated on expanding the agriculture farmer। 1947 से लेकर ऑलमोस्ट 1967 तक, ऑलमोस्ट 20 साल तक गवर्नमेंट का पूरा फोकस किस पे रहा कि फार्मिंग एरियाज को ही हम एक्सपेंड करें, क्योंकि फूड क्राइसिस थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यहाँ से खाना नहीं था, लोग हंगर में थे,
बट द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट देन द फूड प्रोडक्शन, लेकिन फूड प्रोडक्शन कम हो रही थी लेकिन पॉपुलेशन जो थी वो भी बढ़ती जा रही थी काफ़ी अच्छे तरीके से। दिस कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड ड्रास्टिक एक्शन टू इंक्रीज यील्ड, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, एक ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उनको खाना भी चाहिए, तो वो खाना कहाँ से लाएंगे, इसके लिए हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी। ठीक है, द एक्शन केम इनटू फोर्स फॉर्म एज ग्रीन रेवोल्यूशन, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू द पीरियड व्हेन इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, ड्यू टू द एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में वो एक पीरियड रहा जब एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर को क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया किसमें, इंडस्ट्रियल सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया गया, मतलब इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होने लगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दिए गए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ है, सीड्स को लाके लेकर आए अच्छे से, ट्रैक्टर का यूज़ भी किया गया, काफ़ी ज़्यादा लैंड भी था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड किया गया, पानी भी चाहिए, पेस्ट्स भी अगर होते हैं तो वो भी लगाए गए, फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किया गया सो दैट प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इट वाज फंडेड बाय द US। याद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया हुआ है उसको फंड किसने किया, आपको बोलना ये टेक्नोलॉजी जो आई है ये USA से और USA ने इसको फंड किया है, एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड द फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फंड जो आया है बाय द USA एंड द इंडियन गवर्नमेंट, USA और इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है, फंड किए हैं, तभी ये सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज लार्जली व्हीट रेवोल्यूशन। देखो अगर क्वेश्चन आपको पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, आपको बोलना है व्हीट रेवोल्यूशन, लार्जली व्हीट रेवोल्यूशन, फिर राइस को भी लेकर आए, बट अगर आपको व्हीट आएगा फिर राइस आएगा, आपको व्हीट को ही टिक करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एज व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज बाय मोर देन 3 टाइम्स बिटवीन 1967 और 2003-2004 तक, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। अगर इनको 100 टन व्हीट निकल रहे थे, इनको 300 टन व्हीट निकला। दैट मीन मेजर फोकस जो था वो व्हीट पे था। वाइल द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स वाज ओनली 2 टाइम्स। सीरियल्स को भी इंक्रीज किया, जैसे जवार बाजरा मैंने बोला उसका भी इंक्रीज हुआ, लेकिन वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, बट व्हीट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। आई होप ये 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको समझ आई होगी। बाकी और 3-4 स्कीम्स कल करवाएंगे आपको, जब तक आपको 15 से 20 स्कीम्स कवर हो जाएंगे और आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है तो टेलीग्राम चैनल पे आप बोलोगे यस सर हमें बहुत अच्छा लगा ये। ठीक है, और दूसरा आपको है चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाओगे, आप बोलोगे सर हमें सेशन अच्छा लगा, सो दैट मैं आपको इस सब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को यहाँ पर अच्छे से कवर करूँगा। फुल कोर्स देखने के लिए आपको WS Academy प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और फुल कोर्स देखोगे आप PLW का हो, NT का हो, जिसका भी हो अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और PDF आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।